चंद का बचपन। प्रेमचंद माँ के लाडले थे और शरारत कहिए या चुहल उनकी घुट्टी में पड़ी थी। आए दिन कुछ न कुछ हुआ करता और घर पर उलाहना पहुँचता। सब्सक्राइब करिए ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। एक रोज ऐसा हुआ कि लड़के नाई नाई खेल रहे थे। नवाब प्रेमचंद का घर का नाम को शरारत सूझी। उसने एक लड़के रामू की हजामत बनाते बनाते बांस की कमानी से उसका कान काट दिया। खैर कान कटा तो नहीं मगर खून जरूर भल भल बहने लगा। रामू रोता पीटता अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने बेटे के कान से खून बहते देखा तो आग बबूला हो गई और एक हाथ से रामू को पकड़े झनकती पटकती नवाब की माँ के पास उलाहना देने पहुंची। नवाब ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी खिड़की के पास दुबक गया। माँ ने दुबकते हुए उसको देख लिया और पकड़कर 4 झापड़ रसीद दिए। पूछा, रामू का कान तूने क्यों काटा? नवाब ने निहायत भोलेपन से जवाब दिया, पता नहीं कैसे कट गया, मैं तो उसकी हजामत बना रहा था। फसल के दिनों में किसी के खेत में घुसकर ऊख तोड़ लाना, मटर उखाड़ लाना, यह तो रोज की बात थी। इसके लिए खेत वालों की गाली भी खानी पड़ती थी। लेकिन लगता है कि उन गालियों से ऊख और मीठी, मटर और मुलायम हो जाती थी। लम्ही चूंकि सदा से बहुत गरीब गांव रहा है, इसलिए कोई इस चीज को दरगुजर भी नहीं करता था और अक्सर इस बात का उलाहना आता। घर में डांट फटकार भी होती, लेकिन 1-2 रोज के बाद फिर वही रंग ढंग। ठेला चलाने में भी नवाब बहुत मेर थे। टिकोरे पेड़ में आते और उनकी चांद मारी शुरू हो जाती। ऐसा ताक कर निशाना मारते कि 2-3 ढेलों में आम जमीन पर नजर आता। पेड़ का रखवाला चिल्लाता ही रह जाता और नवाब की मंडली आम बीन बटोर कर चंपत हो जाती। और सबसे ज्यादा मजा तो निशानेबाजी में तब आता जब आम पकने शुरू हो जाते। 23 आंखें सब आम के पेड़ों को ताके रहती और जहाँ किसी डाल में कोई कोम्पल दिखा नहीं कि ढेलेबाजी शुरू। मजाल है कि 2-3 चक्रों में वह नीचे न आ जाए। रखवाला है तो चिल्लाने दो, गाली देता है तो देने दो। हमें आम से मतलब है कि उसकी गाली से। जब तक अपना लाठी डंडा लेकर वह आएगा, हम कहीं के कहीं होंगे। अपनी मंडली में नवाब का निशाना मशहूर था। इस मामले में वह अपनी टोली के सारे लड़कों का सरताज था। आज तक लोग उसका बखान करते हैं, वैसे ही उनके गुल्ली डंडे का। सुनते हैं उनकी टोली अच्छी तरह जमकर बैठ जाती थी तो गुल्ली 150 गज की खबर लेती थी। लेकिन जरा बात की बात है, अभी तो हाथ में इतना दम न था। 8वें साल में उनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी। ठीक वही पढ़ाई जिसका कायस्थ घरानों में चलन था, उर्दू फारसी। लमही से मील सवा मील की दूरी पर एक गांव है, लालपुर। वहीं एक मौलाना साहब रहते थे जो पेशे से दर्जी थे मगर मदरसा भी लगाते थे। प्रेमचंद ने अपनी एक कहानी चोरी में उस जमाने को खूब डूब डूब कर याद किया है। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछौना, वह नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरौंधे जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी, अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं होती। गरम पनुए रस में जो मजा था वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलधर, असली नाम बलभद्र, के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलधर मुझसे 2 साल जेठे थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खा
दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और ना गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी ना था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने बाग लगवाना शुरू किया था। वहां एक कुआं खुद रहा था। वह भी हमारे लिए दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठता था। हम उसे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्यारियों को कोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियां छाट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था। हमसे काम लेता, पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वह दिन भर में करता हम घंटे भर में निपटा देते। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई त्योरियां उतर जाती। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कहानी सूझती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के लोगों से उनकी खूब बढ़ाई करते थे, या कहिए कि हम मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ मिल जाता तो हम फूले नहीं समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना ना सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात ले जाते। कभी सेर आधा सेर कलियां तोड़ ली तो कभी 10-5 ऊख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बालें ले ली। इन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीजों की फसल ना होती तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहियल और चंडुलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वे भी पढ़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को फतिंगे पकड़ लाने की विशेष ताकीद करते रहते थे। इन चिड़ियों को फतिंगों से विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला फतिंगों ही के सिर चली जाती थी। उनका बलिदान कर हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे। को प्रसाद चढ़ाए बिना कब वरदान मिला है, और गुरु की सेवा किए बिना कब किसे विद्या आई है। पुराना कायदा तो कम से कम यही था। और भी बहुत सी खिदमतें अंजाम देनी होती थी। मसलन बकरी के वास्ते हरी हरी पत्तियां तोड़ लाना, बाजार जाकर सौदा सुलफ ले आना, और हुक्का तर करने का तो जैसे जिक्र ही बेकार है। उसके बिना कभी किसी को कुछ भी आया। पढ़ाई का तरीका वही पुराना रहा होगा, जो कि बाद में तमाम नए प्रयोगों के बावजूद शायद सबसे अच्छा था, यानी रटंत। गणित के मास्टर साहब पहाड़ा रटाते थे और दर्जे भर के लड़के झूम झूम कर संवेद गायन की तरह पहाड़े रटते थे। 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। संस्कृत के पंडित जी गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, रामः रामो रामः रटाते थे, और मौलवी साहब आमदनामा लेकर आमद आमदंद आमदी आमदेद आमदम आमदेम, गोयद गोयंद गोई गोयेद गोयम गोयेम। क्या अजब कि यह चीज मौलवी साहब के दहियलों और चंडुलों की जुबान पर लड़कों से पहले चढ़ जाती थी। जब आमदनामा पक्का हो जाता तब सादी के गुलिस्ता बोस्ता और करीमा मामू कीमा की बारी आती। फारसी पढ़ने का यह कायदा आज सैकड़ों साल से दुनिया में चल रहा है। नवाब ने भी इसी कायदे से फारसी पढ़ी
और चुहलबाजियां की तो जो होनी थी होती थी। तब हमें ऐसा लगता है कि मौलवी साहब ने नवाब की फारसी की जड़ काफी मजबूत कर दी। उर्दू के बारे में कहा जाता है कि उर्दू पढ़ाई नहीं जाती है, घलुए में आती है, पढ़ाई तो फारसी जाती है। जो भी बात हो, इसमें शक नहीं कि इन मौलाना साहब ने उनकी फारसी की बुनियाद खूब पक्की कर दी थी कि उस पर यह महल खड़ा हो सका। प्राइवेट तौर पर जब इंटर और बीए करने की नौबत आई, उस वक्त नवाब राय को यह तय करने में 1 मिनट नहीं लगा कि एक विषय जरूर फारसी होना चाहिए। और इन्हीं दिनों की बात है कि इन्होंने और हल्दर ने मिलकर घर से 1 रुपया उड़ाया था। अब जरा उसकी दास्तान उन्हीं से सुनिए। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो भगवान ही मालिक है, लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। कोई हमसे ना बोला, हमने नाश्ता भी ना किया, चबेना भी ना लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था, इसलिए रुपए को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चल सके। उन दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी। आधा सेर मिठाई से हम दोनों अफर जाते, लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज खानी चाहिए जिसमें मजा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हों। आखिर अमरूदों पर हमारी नजर गई। हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था, बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हल्दर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहाँ पाया लाला, चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था। ज्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे ना थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। मदरसे पहुंचे। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर से छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल उड़ाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बहार रहेगी। मजे से रेवड़ियां खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुंचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दें। जो सबक ना सुना सकेगा उसे छुट्टी ना मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हल्दर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हल्दर को साथ लेने का इंतजार ना किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाए और दोनों साथ साथ मेला देखें। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह ना आएगा 1 पैसा भी खर्च ना करूंगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया, पर हल्दर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेला मेला देखने में जी भी नहीं लगता था। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चाचा जी हल्दर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई, खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बहार रहेगी। मजे से रेवड़ियां खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुंचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दें।
जो सबक ना सुना सकेगा उसे छुट्टी ना मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलधर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हलधर को साथ लेने का इंतजार ना किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाए और दोनों साथ साथ मेला देखें। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह ना आएगा एक पैसा भी खर्च ना करूंगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया, पर हलधर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेला मेला देखने में जी भी नहीं लगता था। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चाचा जी हलधर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियां खाई और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया मकतब होता चलूं, शायद हलधर अभी वहीं हो, मगर वहां सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कह कहा मारा और बोला, बच्चा घर जाओ तो कैसी मार पड़ती है। तुम्हारे चाचा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए हैं। अजी ऐसा तान कर घुसा मारा कि मियां हलधर मुंह के बल गिर पड़े। यहां से घसीटते ले गए हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वह भी ले ली। अब कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका शक हो रहा था। पैर मन मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बताशे। गांव के पास पहुंचा तो गांव के ढी का सुमिरन किया, क्योंकि अपने हलके में ढी की ही इच्छा प्रधान होती है। किया, लेकिन ज्यों-ज्यों निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी, घटाएं उमड़ी आती थी। मालूम होता था आसमान कटकर गिरना ही चाहता है। देखता था लोग अपने अपने काम को छोड़ छोड़ भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जा रहे थे। चिड़ियां अपने घोंसलों की ओर उड़ी चली आती थी, लेकिन मैं उसी गति से चला जाता था। मानो पैरों में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ाए और कहीं चोट लग जाए, लेकिन बुलाने से मौत नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या, कुछ ना हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो, हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती। जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वह और भी पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर कौन पूछता है, सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता, लेकिन वहां तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधा मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा ना रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है। बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जुबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकालते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांटकर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेलकर कहा, मैंने कहा
मुंह से पूरी बात भी ना निकल पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते झटपट उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका यह हाल है, तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही ना निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिम्मत काम कर गई, तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे बहुधा ऐन मौके पर और भी मचल जाते हैं और मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंबे से बंधे थे। सारी देह धूल धूसरित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लोटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भीग गया है। चाची हलधर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चाची की निगाह पड़ी। बोली, लो आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निशंक होकर कहा, हलधर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। हलधर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से उनका कुछ ना बिगड़ सकता था। मैंने मार कभी ना खाई थी। मेरा तो 2 ही 4 घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चाची मुझसे यह क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया है या हलधर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुत्य नहीं तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलधर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा, देखा, वही बात निकली ना। मैं तो कहती ही थी कि बच्चा की ऐसी आदत नहीं। पैसा तो वह हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझी को उल्लू बनाने लगे। हलधर, मैंने तुझसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैं वहीं तालाब के किनारे तो ऐसा था प्रेमचंद का बचपन।